सगे 7 भाइयों ने खाया अपनी बहन का मांस। एक दुख भरी कहानी। प्रिय मित्रों, अजब गजब कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी ही दुख भरी कहानी बतलाने जा रहे हैं जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होगी। यह कहानी आपको सीख देकर जाएगी कि सतयुग की यह कहानी है कि एक राजा के 7 बेटे और एक बेटी थी जो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। 7 भाई बहनों में इकलौती एक छोटी बहन थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव, आज्ञाकारी और संस्कारी भी थी। उनमें सबसे बड़े भाई का विवाह हो चुका था। 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था। छोटे भाई के दिल में अपनी इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार एवं लगाव था। एक दिन बड़े राजकुमार अपनी पत्नी और छोटे भाइयों को साथ लेकर अपने खेतों में काम करने चले गए। चूंकि उस जमाने में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से हुआ करते थे, सभी लोग खेतों में काम करने जाने से पहले अपनी छोटी बहन को खाना बनाने का आदेश देकर घर से निकलते थे। 7 राजकुमार अपनी इकलौती बहन को अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए छोड़ जाते थे। जंगल की सौरोटी साग को तोड़ कर लाती थी और बड़े प्यार से सौरोटी साग की सब्जी बनाने के लिए फल फूल आदि काटने का औजार एवं साग को काटने लगती थी। इसी दौरान उसकी उंगली भी कट जाती है और उससे एक रक्त की तेज धार निकलने लगती है, जिससे उसका पूरा हाथ खून खून से हो जाता है। तब राजकुमारी सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं? अगर घर की दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़ों से पोंछूंगी तो भाभी को खून पर लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगी। राजकुमारी इस डर से सब्जी पकाने वाला छाता यानी साग में सारा खून पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बनाती है। जब उसके सारे भाई और भाभी अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना एवं मिट्टी के लोटे में पानी परोसती है और सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं और पके हुए साग को खाकर उसके खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि हे बहना, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने यह साग बहुत बार खाया है, परंतु आज की बनी हुई सब्जी का स्वाद कुछ अलग ही है, अद्भुत है। बताओ ना, कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो? पहले तो राजकुमारी डर से सहम गई थी, कहीं भाइयों को पता ना चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही बनाई हूँ। राजकुमारी अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं मिलता है। फिर ऐसा ही एक अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उनके मन मस्तिष्क से उतर नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासा बस 7 भाई और भाभी ने उससे उस दिन के खाना बनाने के तरीका जानने का जिद करने लगे। मजबूरन राजकुमारी को सारी घटना बतानी पड़ी थी। तो मित्रों, सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, उसने बाकी भाइयों से कहा
कि बहन का खून इतना स्वादिष्ट लगा तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। यह बोलकर सभी भाइयों के बीच चर्चा करने लगता है। सबसे छोटा भाई को छोड़कर बाकी सभियों ने राजकुमारी को मारकर उसका मांस खाने को राजी हो गए थे। मांस खाने की सोचकर उन सभी के मुंह से लार टपकने लगती है। भाइयों के मन में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे कितना लालची बन गए थे। इसका आभास राजकुमारी को हो गया था कि किस प्रकार उसके भाई उसकी मांस खाने की लालसा रखते हैं। एक दिन सातों भाई शिकार खेलने के बहाने राजकुमारी को लेकर घने जंगल में जाते हैं, जहां पूर्व से निर्मित 4 केंद्रों के वृक्ष पर बने मचान के नीचे पहुंचते हैं, जिस पर वह अपनी बहन को यह झूठ बोलकर चढ़ाने को बोलते हैं कि यह मचान पर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार सातों भाई अपनी बहन को मचान पर बैठाकर अपना अपना धनुष लेकर शिकार करने का ढोंग करके चले जाते हैं। तब राजकुमारी को पूरा आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके भाइयों की इच्छा पूर्ण हो, इसीलिए वह मचान पर जाकर बैठ जाती है। फिर भी सभी भाई केंद्र के वृक्ष पर बने मचान से कुछ दूरी पर स्थित छोटे पहाड़ पर अपने अपने धनुष बाण के साथ पहुंचते हैं और एक चट्टान पर बारी बारी से अपने बाणों को तेज धार प्रदान करने लगते हैं। टोंगरी के ऊपर सबसे पहले बड़ा भाई अपने तीर को चट्टान में धार करता है और अपनी बहन पर धनुष से निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। तभी राजकुमारी पूरी बातों को समझ जाती है कि भाइयों का इरादा क्या है और वह अपनी मातृभाषा में गीत गाने लगती है कि बिंदु बिंदु दादा छाती तायक तायक, अर्थात जान से मारना ही है तो दादा साहब तो तीर ये सीधे मेरे छाती में वार करो, इधर उधर तीर चला क्यों रहे हो। फिर सभी भाई बारी बारी से अपने तीर की धार को तेज करने लगते हैं और राजकुमारी पर निशाना लगाकर तीरों को छोड़ते हैं। 6 भाइयों का निशाना खाली जाता है और जो 7वां भाई था, वह जो सबसे छोटा था, वह तीर चलाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था और धनुष बाण चलाने में सातों राजकुमारों में निपुण था। राजकुमारी जानती थी कि उनके सातों भाइयों में सबसे छोटा भाई बाकियों की तरह लालची नहीं है। 6 भाई छोटे भाई पर पूरा दबाव डालते हुए आदेश देते हैं कि अगर वह तीर नहीं चलाएगा तो बहन की तरह उसे भी मार देंगे। फिर छोटा भाई उदास मन के साथ तीर को थोड़ा सा धार कर दूसरी दिशा में तीर को छोड़ने की कोशिश करता है और तीर धीरे से छोड़ता है। वह तीर राजकुमारी हर बार की तरह इस बार भी वही गीत गाती है, बिंदु बिंदु दादा छाती तायक तायक। इतने में छोटे भाई का तीर सीधे राजकुमारी के सीने को भेद देता है और राजकुमारी की आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटकने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके शरीर का मांस खाने के लिए उसके भाई कैसे लालच करते हैं और सबसे छोटे भाई को जबरदस्ती मार पीट कर उसके शरीर को काटने का आदेश देते हैं। बहन के मांस को पकाने के लिए बहुत सारी सूखी लकड़ियां लाने के लिए उसके छोटे भाई को जंगल में भेजा जाता है। छोटा भाई जंगल में खोज कर ढेर सारा लकड़ी जमा करता है और वह सोचता है कि कैसे इतना सारा लकड़ी को ले जाऊंगा। दादा जो रस्सी दिए हैं वो भी 7 टुकड़ों में दिए हैं
उन्हें जोड़ने पर भी यह रस्सी इतनी लकड़ियों को नहीं बांध पाएगा। देर होने के डर से राजकुमार उदास होकर रोने लगता है और उसके आंखों से आंसू धरती पर गिरने लगते हैं। वह अपनी बहन को याद करके रो ही रहा था, तभी एक नाग देवता वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो राजकुमार। वह इधर उधर देखता है किंतु कोई भी नजर नहीं आता है। फिर राजकुमार को वह नाग देवता दिखाई देते हैं और राजकुमार नाग देवता को अपनी पूरी आप बीती सुनाते हैं। फिर नाग देवता उसे कहते हैं कि मैं लकड़ी में रस्सी की भांति ही लिपट जाता हूँ और तुम जैसे ही लकड़ी को वहां रखोगे तो मैं उसमें से धीरे से निकल जाऊंगा। और फिर राजकुमार ऐसा ही करते हैं। सभी बड़े भाई यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनका छोटा भाई रस्सी के साथ टुकड़े होते हुए भी जंगल से इतनी सारी लकड़ियां लेकर कैसे आ गया। तत्पश्चात वे लोग अपने छोटे भाई को पानी लाने के लिए एक घड़े में 7 छेद कर भेज देते हैं। छोटा राजकुमार पानी लेने के लिए एक छोटा कुआं पर जाता है और घड़े में पानी भरता है, परंतु उसमें अनेकों छेद होने के कारण सारा पानी गिर जाता है। वह राजकुमार वहीं बैठकर सोच कर रोने लगता है कि बिना पानी के वापस जाऊंगा तो बड़े भैया लोग मुझे मारपीट करेंगे। यह सारी घटना को डाड़ी के मेढक, केकड़ा और मछली सुन रहे थे और वे तीनों राजकुमार को रोता हुआ देखकर पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहे हो। फिर राजकुमार उन्हें आप बीती को विस्तार से बतलाता है और कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के शरीर का मांस कैसे खा सकता हूँ। नहीं खाऊंगा तो बड़े भैया लोग मुझे मार डालेंगे। तब मेढक कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम सब मेढक घड़ा के छेद पर चिपक जाते हैं। और मछली और केकड़ा बोलते हैं कि तुम हमें खा लेना। तुम्हारे भाई जब राजकुमारी के मांस को खाएंगे तो तुम मछली को खाना और जब वे हड्डी को खाएंगे तब तुम केकड़ा को खाना। बड़े भाइयों को शक नहीं होगा। फिर राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे केकड़े और मछली ने कहा था। रात को जब राजकुमारी का पका हुआ मांस खाने को परोसा गया तब बड़े भाइयों से छुपाकर वह मांस को दीमक के टीले में डाल देता है और समय बीतने पर वह बांस का एक बड़ा हुआ झुंड लगता है। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसौदा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस के केंद्रा यानी वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भया रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इस उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे यानी वाद्य यंत्र बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर वाद्य यंत्र का निर्माण करता है। इस वाद्य यंत्र से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहां जहां भी इसे बजाता है इसकी ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुंचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार वाद्य यंत्र का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है। जब वह जोगी नया धुन बजाने की कोशिश करता है और बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज बाज रे केंद्रा, ई तो लागे मोर दुश्मन कर भाई, यानी वह उससे आवाज यह आती है कि बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर पर जाता है।
लेकिन हर बार की भांति वही धुन ना बाज बाज रे केंद्रा ई तो लागे मोर दुश्मन को घर बजाता है। यह धुन सुन सारे भाई जोगी को डांट फटकार कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर में घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है। जोर जोर से बाज रे केंद्रा ई तो लगे मोरो छोटो भैया को घर। बड़ा ही मधुर और मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और वह जोगी से उस केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो वह देखता है कि उसका कमरा बहुत ही सुंदर ढंग से सजा हुआ है और उसके घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों ने मना करने पर भी राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते हैं यही घटना हर बार देखने को मिलती है और लगातार होने लगती है। राजकुमार के मन में उसे जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजाता है और वह अपने भाइयों तथा भाभियों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे थे। यह बोलकर बाहर निकलते हैं और चुप कर पुनः प्रयास वापस आ जाते हैं और अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मोड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की उस वाद्ययंत्र से निकलकर उस कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चूंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन जैसी लगती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक उसी प्रकार उसमें छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की उस पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस उस केंद्र यानी वाद्ययंत्र में जाने वाली होती है तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत उस वाद्ययंत्र को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव के घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतवेनी नामक पूजा स्थान पर वही सौरोटी साग को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी यह दर्दनाक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं।